हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टॉपिक को। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस सेशन। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे हमने डिमांड में भी देखा था ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या मतलब था तब उस टाइम पे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब था कि प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पर कितना फर्क आता है। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी हम देखते थे कि प्राइसेस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में कितने फर्क आता है, कितने से वो चेंज होती है। ठीक है, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हमें डिस्कस करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई के लिए क्या बन जाएगा कि प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आता है। ठीक है, कि प्राइसेस के चेंज होने से जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितने से चेंज होती है। क्या वो ज्यादा से चेंज होती है या वो चेंज नहीं होती है प्राइसेस में? आप कितना मर्जी चेंज कर लीजिए। तो ये हमको कौन मेजर करके बताता है? ये बताता है हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, जब हमने डिमांड का किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाया था। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया था? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। कि हमको पता था प्राइसेस बढ़ते थे तो क्वांटिटी डिमांड कम होती थी, और प्राइसेस कम होते थे तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती थी। इन दोनों में क्या होता था? इनवर्स रिलेशन होता था। उस चीज को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया था उस टाइम पर। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइसेस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे हमको माइनस साइन का नीड नहीं है, तो इससे हमारे पास इलास्टिसिटी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में इलास्टिसिटी को पॉजिटिव करने के लिए हमने नेगेटिव साइन लगाया था यहाँ पे, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपने आप में पॉजिटिव ही है, क्योंकि रिलेशन इनका पॉजिटिव है। तो हमें स्टार्टिंग में माइनस साइन की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब निकला कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड पर कितना चेंज होता है वो हमको कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसको और अच्छे से देखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ कोमोडिटी। ठीक है, वो 400 यूनिट ऑफ कोमोडिटी कब बेचना चाहता है? जब प्राइसेस हमारे पास 10 होते हैं। ये क्या है हमारे पास? इनिशियल। वो 10 रुपए पे 400 कोमोडिटी सेल करना प्रेफर करता है। ठीक है, और वो 200, सिर्फ वो 200 ही देना प्रेफर करता है। कब? जब प्राइसेस कम हो जाते हैं। आप देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ? प्राइसेस कम तो क्वांटिटी सप्लाई कम। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में क्या है हमारे पास? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो 5 के प्राइसेस पे वो सिर्फ 200 देना चाहता है। अब हमको बताना है इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी। सेम वही फॉर्मूला है जो हमने डिमांड के टाइम पे किया था। क्या था हमारे पास? न्यू माइनस इनिशियल। ठीक है, तो न्यू माइनस इनिशियल कितना हो गया? -200 अपॉन में बेस। क्वांटिटी सप्लाई का क्या लेंगे हम लोग? बेस लेंगे। तो बेस कितना हो गया हमारे पास? 400 इंटू 100। ये हमने किसका लगा दिया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, पूरा किससे डिवाइड होगा हमारे पास? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। प्राइस में कितने का चेंज हुआ? न्यू माइनस इनिशियल -5 अपॉन में बेस। बेस यानी कि इनिशियल इनिशियल कितना हमारे पास? 10 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या आएगा यहाँ से? ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल आउट हो गया। 1/2 इंटू ये भी 1/2, ऊपर जाके ये 2/1, तो ये 1। तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गई हमारी? 1 के इक्वल आ गई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 के इक्वल आ गई, तो सेम डिमांड की तरह ये भी क्या होगी हमारे पास? यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक डिमांड में भी होता था ना, इलास्टिसिटी जब 1 होती थी क्या होता था हमारे पास? यूनिट इलास्टिक। कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई में भी हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या हो गया हमारे पास? कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज होगा। फाइन, ठीक है। तो इसी को जो फॉर्मूला हमने यूज किया इसको अच्छे से बस लिखा हुआ है, आप लोग इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जामिनर एग्जाम में डायरेक्ट क्या पूछ लेता है? ये
फॉर्मूला ही पूछ लेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि बेस में हमेशा क्या होगा, प्राइस होगा, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज होगा ये बताता है इलास्टिसिटी। प्राइस में चेंज, ये पहले चेंज होगा तो यानी कि ये बेस में रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से रखना माइंड में कि ये बेस में होगा हमारे पास और ये स्टार्टिंग में पॉजिटिव है। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में ये स्टार्टिंग में नेगेटिव होती थी ये चीज, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। तो वही चीज है सेम, न्यू माइनस इनिशियल। तो हमने यही किया था, Q2 क्या है हमारे पास, न्यू सप्लाई, ठीक है, माइनस इनिशियल सप्लाई अपॉन में इनिशियल सप्लाई, ठीक है। ऐसे ही P2 न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस और बेस में इनिशियल प्राइस इनटू 100% उठाने के लिए वो वापस आपस में ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा फॉर्मूला भी। फाइन, सेम डिमांड की तरह ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हमने डिमांड में भी यही सेम चीज की थी, ये एग्जैक्टली सेम है, डिमांड की तरह ये भी क्या है हमारे पास, सेम है, 1। जब इलास्टिसिटी हमारे पास 1 होगी उसको हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक। 1 आने का क्या मतलब कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई में भी हुआ, ठीक है। और जो इलास्टिसिटी हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करती है, इलास्टिसिटी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती है। वो तो न्यूमेरिकल्स में अगर एग्जामिनर हमको नेगेटिव देता है तो हमको पता है कैसे ट्रीट करना होता है उसको। लॉ ऑफ डिमांड की चैप्टर मैंने उसको अच्छे से समझाया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी हमेशा हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सप्लाई के केस में तो वैसे भी पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि रिलेशन भी पॉजिटिव है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में, ठीक है। तो जब हमारे पास इलास्टिसिटी 0 होगी, 0 होने का मतलब क्या है, परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब कि प्राइसेस में चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू लाई करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी वहां पे क्या है, कम है, कि प्राइस में ज्यादा चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कम आया, ठीक है। आया तो सही बट कम आया, तो कम आया तो हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी उसकी क्या है, कम है, कि क्वांटिटी सप्लाई में अगर चेंज कम आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी हमारे पास कम है, ठीक है। और वहीं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करेगा तो रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा से चेंज होना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिसिटी मोर है। और परफेक्ट इलास्टिक जब इन्फानाइट, कि प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा इन्फानाइट चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो दैट इज परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको 1 बाय 1 केसेस को। यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक हमने अभी बोला जब इलास्टिसिटी क्या होगी हमारे पास, 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, 1 है। इसको हम ग्राफ से ड्रॉ कैसे करेंगे, इट्स अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग होगी हमारे पास, मतलब जो लॉ ऑफ सप्लाई वाली कर्व होती है ना, सेम वैसी वैसी ही देखने में है ये, ठीक है। तो अगर हम किसी ए पॉइंट पे थे, इस पे कुछ प्राइसेस थे हमारे पास, ठीक है, P1 प्राइसेस थे और यहाँ पे हमारे पास Q1 हम लोग सप्लाई कर रहे थे क्वांटिटी, ठीक है। प्राइसेस में चेंज हुआ और हम लोग P2 प्राइसेस पे आ गए और क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज हुआ, हम लोग Q2 प्राइसेस पे आ गए। तो दोनों में जो चेंज है वो क्या है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इक्वल है। दोनों में जो चेंज है वो क्या है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इक्वल है। तो उसी को हमने बोला कि हम लोग ए पॉइंट से कहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए, ठीक है। तो उसी का ग्राफ हमारे पास कैसे बना, ये ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग बना है हमारे पास, कि जो परसेंटेज चेंज प्राइस के अंदर है वही परसेंटेज चेंज हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर है। ये एरो देख रहे हैं ना, एरो, ये जितने साइज का ये वाला एरो है उतने ही साइज का ये वाला एरो है, ठीक है ना, कि जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट इलास्टिक, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब हुआ कि प्राइसेस में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बहुत ज्यादा से चेंज हो जाएगी, दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व को ऐसे दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व भी सेम ऐसे ही थी, नो चेंज, तो इसको याद करना भी इजी हो जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमारे पास ऐसी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमारे पास सेम थी, ठीक है।
और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमारे पास ऐसे ही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चॉकलेट का बिजनेस करते हैं और एक चॉकलेट को आप 5 रुपीज में सेल करते हैं। ठीक है, आप किस में सेल कर रहे हैं? 5 रुपीज में उसको सेल कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 5 रुपीज में आप मुझसे कितनी मर्जी चॉकलेट ले लीजिए, मैं कोई भी क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी हूँ। आई एम रेडी टू सप्लाई एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी। आप 5 रुपए में, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्राइस कर दिया मैंने कि मैं 5 रुपए में कितनी मर्जी सप्लाई करने को रेडी हूँ। लेकिन अगर प्राइसेस जरा से भी कम हुए, मतलब 4 रुपीज भी हुए, तो मैं बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करूंगी। मतलब प्राइसेस में हल्का सा चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, प्राइसेस में क्या हुआ? थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, कितने का चेंज हुआ? सिर्फ 1 रुपीज का चेंज हुआ हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कम चेंज हुआ। और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? बहुत ज्यादा से चेंज होगी। मैंने क्या बोला? मैं तो सप्लाई करूंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा से जब चेंज हो जाएगी हमारे पास, तो उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक वाला केस, कि अगर 4 रुपीज हो गए तो मैं बिल्कुल भी उसको सेल करूंगी ही नहीं। ऐसे अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस अगर मान लो 6 रुपीज हो जाते हैं मेरी चॉकलेट के, और मैं क्या कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा सेल करना प्रेफर करूंगी। तो प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज हुआ और मेरी क्वांटिटी सप्लाइड में क्या हो गया? बहुत ज्यादा से चेंज हो गया। मैं उसको बहुत ज्यादा अब सेल करना चाहूंगी, 6 रुपीज में बहुत ज्यादा सेल करना चाहूंगी, और 4 रुपीज में बिल्कुल भी सेल नहीं करूंगी अपनी चॉकलेट को। ठीक है, तो जब थोड़ा सा चेंज प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज, तो दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, फाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिवली इलास्टिक। तो रिलेटिवली क्या हो जाएगा हमारे पास? कि प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी सप्लाई में थोड़ा अच्छा चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बट अच्छा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो रिलेटिवली उसको कहेंगे हम लोग कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है हमारे पास, वो क्या है? वो ग्रेटर देन 1 है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व थी, उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे ऐसे करके जो ग्राफ, उसको हमने हल्का सा टिल्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ग्राफ बन गया, दैट इज ग्रेटर देन 1। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्राइस में है वो थोड़ा सा चेंज है। देखो ना, प्राइस अगर हमारे पास हल्का सा चेंज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा से चेंज हुई है हमारे पास। एरो देख रहे हैं ना कि प्राइस में चेंज हल्का सा हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज बहुत ज्यादा हुआ है, तो दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे हो गया हमारे पास। अच्छा, याद करना, जब हमने किसका बनाया था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो उसका ग्राफ कैसा बनाते हैं? इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमने ग्रेटर देन 1 था, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक, तो उसको हमने ऐसे ड्रॉ किया था कुछ। किसी गलत हो गया थोड़ा सा ड्रॉ, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 क्यों थी हमारे पास? ये देखो, इसमें अगर हम इस पॉइंट पे थे और फिर किसी इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज। अगर प्राइसेस हमारे पास बढ़ गए हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम लोग ए पॉइंट बढ़ गए ना, पहले ए पॉइंट ही हो गया। ठीक है, तो एरो में देख रहे हैं ना कि प्राइसेस में क्या हुआ हमारे पास? थोड़ा सा चेंज हुआ, P1 से P2 पे गए, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी हमारे पास? बहुत ज्यादा से चेंज हो गई हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड। P1 पॉइंट पे, ए पॉइंट पे थे, P1 प्राइस था, Q1 था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड में क्या हो गया? बहुत ज्यादा चेंज हो गया, कम हो गई हमारे पास। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था हमारे पास ये। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की है। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी यही था हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक केस में ये भी यही था हमारे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जब हम सप्लाई के केस में भी यही है, ये दोनों चीज सेम है हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक वाला केस। लेकिन जब सप्लाई के केस में होगा तो इस कर्व को हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हमको नेगेटिवली दिखाना है रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, तो इस वाली साइड को हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगी। ब्लू लाइन जो दिख रही है ये ऐसे बन जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो ग्राफ है दोनों में, जो कि ग्रेटर देन 1 वाला होता है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना इनकी शेप में। इसका डायरेक्शन
इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। अगर आप देखें नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये यहाँ से शूट अप कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस से शूट अप कर रहा है ऐसे करके। फाइन, आई होप कि डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से डिस्कस कर लेंगे इन दोनों के ग्राफ में डिफरेंस, बट अभी के लिए आ गया होगा आई गेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का क्या मतलब कि प्राइसेस में चेंज हो रहा है बट हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें कोई चेंज नहीं है। क्वांटिटी सप्लाइड में नो चेंज। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइसेस में तो हमारे पास चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में जीरो चेंज है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे दिखाया, वर्टिकली लाइन दिखाया है। वर्टिकली लाइन है कि इस पे क्वांटिटी सप्लाई, अब प्राइसेस कितने मर्जी चेंज कर दीजिए, एनी नंबर ऑफ चेंज इन प्राइस, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में क्या है हमारे पास, क्वांटिटी सप्लाई में नो चेंज है। क्वांटिटी सप्लाई में क्या है हमारे पास, नो चेंज है। ये एक वर्टिकल लाइन है, तो ये एक वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी हुई है, इसमें नो चेंज है, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर मान लो 100 प्लॉट्स हैं। क्या है वहां पे, 100 प्लॉट्स हैं, हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए 100 प्लॉट्स हैं। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जो प्लॉट्स के प्राइसेस है वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा शूट अप कर गए, इंक्रीज हो गए। तो क्या प्राइसेस के इंक्रीज होने से आप वहां पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, क्या वहां पे 100 प्लॉट्स की जगह ज्यादा प्लॉट्स कर सकते हैं, नहीं ना। वहां पे प्राइसेस कितना मर्जी इंक्रीज हो जाए लेकिन वहां पे जो सप्लाई है वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि वहां पे अगर 100 प्लॉट्स अवेलेबल है तो वो है ना, हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। जो लैंड की सप्लाई होती है वो हमेशा क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। लैंड जो अवेलेबल हमें नेचर ने दे रखी है वो उतनी ही अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके आप प्राइसेस कितने मर्जी बढ़ा दीजिए लैंड के, वो उसकी सप्लाई क्या रहेगी, हमेशा परफेक्टली इन इलास्टिक रहेगी। जो एक सप्लाई कांस्टेंट है 100 प्लॉट्स की, वो उतनी ही रहेगी चाहे वहां पे प्राइसेस कितने मर्जी शूट अप हो जाए। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक, कि प्राइसेस में आप कितना मर्जी चेंज कर दीजिए, क्वांटिटी सप्लाइड में नो चेंज रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये पूछता है वाला एग्जांपल कि जो इलास्टिसिटी ऑफ लैंड की जो सप्लाई है वो क्या होती है, तो आंसर होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, लैंड की सप्लाई क्या होगी हमेशा हमारे पास, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब प्राइसेस में चेंज ज्यादा हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में उतना चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको ग्राफ से देख रहे हैं हम लोग कि क्वांटिटी प्राइसेस में ज्यादा चेंज हो रहा है, ये एरो बड़ा है ना। ठीक है, प्राइसेस में चेंज ज्यादा हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में उतना चेंज नहीं हो पा रहा है। तो ये जो ग्राफ हमारे पास वर्टिकली खड़ा था, इसको हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हल्का सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे हल्का सा हमने टिल्ट कर दिया, तो ये हमारे पास रिलेटिवली इन इलास्टिक का ग्राफ बन गया। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 हो गई हमारे पास। फाइन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बारी हम लोग, आप लोगों को ग्राफ में कंफ्यूजन ना हो, हम लोग एक बारी ना डिमांड की और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनके ग्राफ को ना एक में मर्ज करने की कोशिश करके देखते हैं, एक डायग्राम के अंदर मर्ज करने की कोशिश करके देखते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि किसको कैसे टिल्ट करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास हमेशा वर्टिकली हमेशा क्या होगा, हमारे पास इन इलास्टिक वाला केस होगा, दोनों में ही सेम थी ये चीज। ये परफेक्टली इन इलास्टिक का केस था, ये परफेक्टली इन इलास्टिक का केस था हमारे पास, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमारे पास इक्वल्स टू क्या थी यहाँ पे, 0, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये भी क्या थी हमारे पास इस केस में, 0। ठीक है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये क्या दिखाता है हमको, परफेक्टली इलास्टिक। ये दोनों में सेम था हमारे पास। यहाँ पे क्या था हमारे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इन्फिनिटी होती है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इन्फिनिटी होती है हमारे पास। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग डिमांड के लिए ड्रॉ करते हैं। डिमांड के लिए याद रखना डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन।
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रखनी है हमको। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है हमारे पास, क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग डिमांड का कर्व बनाते हैं, हम लोग ऐसे बनाते हैं ना हमेशा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ऐसे नॉर्थ वेस्ट याद रखना कि क्योंकि हमारे पास ये क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना, नेगेटिव रिलेशन दिखाना होता है हमको कि अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड कम होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमें नेगेटिव रिलेशन दिखाना है, इसलिए हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या रखी है, हम लोग नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन रखना पसंद करते हैं। फाइन, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग पहले डिमांड के सॉल्व करते हैं नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन रख के, ठीक है। अगर हम लोग इसके बीच का ये वाला ऐसे बना देंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू V1 वाला, ये यूनिटरी वाला केस हो गया। ऑल्दो स्ट्रेट लाइन है बट ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिए आप। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया हमारे पास, ये 1 वाला केस हो गया, ठीक है। 1 के बीच में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में अगर हम लोग ऐसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे हम लोग, तो ये क्या बन गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, यानी कि ये कौन सा केस है हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक वाला। क्योंकि इन इलास्टिक के पास है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक के थोड़ा सा पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये वाले एक्सिस पे इंफिनिटी 1 और इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसे हुआ, ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, 1 और इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होगी किसकी होगी, डिमांड की होगी, ठीक है। अब हम लोग सप्लाई के लिए देख लेते हैं। सप्लाई अगर इन इलास्टिक ऐसे है, उसको हल्का पहले सेंटर वाला कौन सा हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, मतलब जो इन इलास्टिक है उसको हल्का सा टिल्ट ऐसे करेंगे, तो ये क्या होगी हमारे पास, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 का ग्राफ हो गया। अब 1 और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन 1, सॉरी, ये क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन 1 की। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट ये मैंने सिर्फ किस लिए लिखवाया है, लर्न करने के लिए कि आप डिमांड के ग्राफ में और इलास्टिसिटी के सप्लाई के जो इलास्टिसिटी के ग्राफ है उनमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है, उनमें कंफ्यूज ना हो, बस थोड़ा सा लर्न करने के लिए ट्रिक बताई है। वैसे इनको हम कंबाइन ऐसे करते नहीं है कभी भी ऐसे, बस ये लर्न करने की थोड़ी सी ट्रिक बताइए कि इनको आप कंफ्यूज ना हो कि जो डिमांड के जो ग्राफ होते हैं हमेशा वो नेगेटिव स्लोपिंग होते हैं और जो सप्लाई के ग्राफ होते हैं वो पॉजिटिव स्लोपिंग होते हैं हमेशा। पॉजिटिव स्लोपिंग तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नेगेटिव स्लोपिंग तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो वो कौन से फैक्टर्स है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी हमारे पास ज्यादा कब होती है, मोर कब होती है और लेस कब होती है, ठीक है। सप्लाई के केस में इलास्टिसिटी मोर कब होती है और इलास्टिसिटी कम कब होती है। इलास्टिसिटी मोर होने का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी के मोर होने का क्या मतलब है कि चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास कम है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अपनी क्वांटिटी सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मोर इलास्टिक मतलब हम अपनी क्वांटिटी सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेस इलास्टिक मतलब हम लोग जो अपनी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कम चेंज कर सकते हैं या फिर नो चेंज वाला केस हो जाएगा, नो चेंज वाला केस या फिर कम चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई को। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा हमारे पास, ये ज्यादा होगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई में हम लोग कम चेंज कर पाएंगे, तो दैट इज लेस इलास्टिक, उसको हम क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक वाला केस, ठीक है। तो अब हम इनके रीजंस देख लेते हैं वो क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। पहला आता है हमारे पास, इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर इजिली अवेलेबल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर आप शर्ट बनाते हैं, आपकी शर्ट की फैक्ट्री है और मार्केट के अंदर आपके शर्ट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। पहले आप 100 रुपए में एक शर्ट बेच रहे थे, अब उसके मार्केट में प्राइसेस कितने हो गए, 150 हो गए। मार्केट में अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए तो आप क्या सोचोगे, सप्लाई
प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या सोचोगे, क्योंकि प्राइसेस मार्केट के अंदर बढ़ गए हैं तो मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, तो आप बढ़ा सकते हो क्योंकि शर्ट के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज कॉटन, वो इजिली अवेलेबल है। तो जब आपके पास इनपुट इजिली अवेलेबल होता है तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जब अपनी सप्लाई को चेंज कर सकते हो तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है, मोर है, इलास्टिसिटी अच्छी है हमारे पास, मोर है। ठीक है, तो जब आप अपनी सप्लाई को चेंज कर पा रहे हो ना, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आप ज्यादा शर्ट को प्रोडक्शन कर लो और ज्यादा प्राइसेस हो ही रखे मार्केट के अंदर 150 रुपए, तो बेच लो उस पे। तो जब हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर पा रहे हैं तो दैट इज इलास्टिसिटी हमारे पास अच्छी है। प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर जो आप इनपुट्स यूज कर रहे हैं वो बहुत कम अवेलेबल है, स्कार्सली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक शैम्पू की फर्म है, शैम्पू आपकी प्रोडक्शन करते हैं और उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक स्पेशल केमिकल चाहिए होता है और वो केमिकल कहीं फॉरेन में ही मिलता है ऐसे करके। ठीक है, अब आपके शैम्पू के प्राइसेस बढ़ गए मार्केट के अंदर। ठीक है, शैम्पू के प्राइसेस बढ़ गए तो आप क्या सोचोगे, मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूं, लेकिन आप बढ़ा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उस शैम्पू को बनाने के लिए जो मुझे इनपुट्स चाहिए, मुझे वो जो केमिकल चाहिए वो बहुत स्कार्सली अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेन जाऊंगी मुझे अभी मिल जाएगा वो। ठीक है, वो बहुत स्कार्सली अवेलेबल है, आपके एरिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो जब कोई चीज आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी तो यानी कि आप उसकी प्रोडक्शन एकदम से नहीं बढ़ा सकते ना। तो इनकी प्राइसेस के चेंज होने से मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाई को चेंज नहीं कर पाई, मैं उस शैम्पू को ओवर प्रोड्यूस नहीं कर पाई, तो मैं क्या कहूंगी, लेस इलास्टिक है सप्लाई। सप्लाई क्या है, लेस इलास्टिक। तो जब हमारे पास इनपुट्स स्कार्सली अवेलेबल होंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस इलास्टिक। फाइन, आई होप कि फर्स्ट पॉइंट दोनों का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है एग्जाम के अंदर कि पेरिशेबल गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, ऐसे करके। ठीक है, तो देख लेते हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कि काफी लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे कि फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब इसकी हम लोग एक वैल्यू मान के चलते हैं कि 3-4 ईयर्स, 2-3 ईयर्स ऐसे चलेंगे ऐसे करके। ठीक है, ड्यूरेबल है मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स वो हो गए। और पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं हमारे पास, जो कि 2-3 डेज ही चलते हैं। जैसे हम लोग इसमें मोस्टली फूड आइटम्स का एग्जांपल लेते हैं कि जो फूड आइटम्स हैं उसको आप ज्यादा टाइम तक, 1 साल तक स्टोर नहीं कर सकते ना। जैसे मिल्क आइटम्स हो गई हमारे पास, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, तो दीज आर पेरिशेबल गुड्स कि इनको आपको 2-3 डेज के अंदर कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, अच्छी होती है, मोर इलास्टिक होते हैं। क्यों? देखो, फॉर एग्जाम्पल आप टीवी की प्रोडक्शन करते हैं, आपकी वो वाली फर्म है। ठीक है, टीवी बनाने की प्रोडक्शन फर्म है आपकी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, टीवी के जो प्राइसेस है मार्केट के अंदर कम हो गए। टीवी बनाते हैं आप, और जो टीवी के प्राइसेस हैं मार्केट के अंदर क्या हो गए, कम हो गए। अब प्राइसेस कम हो गए टीवी के, तो आप क्या सोचोगे यार कि अगर प्राइसेस कम हो गए तो इनकी प्रॉफिट कम मिलेगा। तो आप क्या सोचोगे कि मैं टीवी की जो प्रोडक्शन है ना उसको होल्ड करके रख लूं, मतलब अभी मैं टीवी की ज्यादा सप्लाई ना करूं मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं उसको स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है, ड्यूरेबल गुड है, मैं उसको स्टोर करके रख सकता हूँ। टीवी हो गया, क्लोथ हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो इनके प्राइसेस गिर गए मार्केट के अंदर, तो आप क्या सोचोगे, मैं इनको स्टॉक करके रख लूं कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब मार्केट के अंदर लेके आऊंगा। तो यानी कि प्राइसेस के चेंज होने से आप इनकी सप्लाई को चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, आप इनकी सप्लाई को चेंज कर पा रहे हो कि आप सब प्राइसेस कम हुए तो आपने सप्लाई भी कम कर दी, चेंज सप्लाई में कर पा रहे हो, तो यानी कि मोर इलास्टिक। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड पेरिशेबल गुड की बात करें, ठीक है, पेरिशेबल गुड यानी कि फ्रूट्स एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, फ्रूट्स के प्राइसेस मार्केट में, जैसे एप्पल है, एप्पल आज तो 100 रुपए का था और कल मार्केट में कितने का हो गया, 50 रुपए का रह गया। अब इसके प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। अब फ्रूट्स के प्राइसेस कम हो गए तो आप क्या ये वेट करोगे कि अब जब एप्पल के प्राइसेस बढ़ेंगे मैं तभी बेचूंगा, मैं स्टॉक करके रख लेता हूँ। आप स्टॉक करके रख ही नहीं सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग वेट नहीं कर सकते, अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो हमें बेचना ही पड़ेगा, हम अपनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक है हम लोग, कि प्राइसेस के चेंज होने से सप्लाई में क्या हो रहा है, हमारे पास नो चेंज हो रहा है, सप्लाई में नो चेंज, क्योंकि
हम लोग उस चीज को स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स को हम स्टॉक करके रख सकते हैं, तो उसकी सप्लाई को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स को हम लोग स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, तो उसकी सप्लाई को भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज अगर कंज्यूम करना पड़ेगा तो उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि कल तक उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारे पास कम होती है, ठीक है, तो सप्लाई क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग इस वाले साइड को देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। ठीक है, तो मैं कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है, पहले मुझे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ती थी, 100 रुपीज की पड़ती थी। ठीक है, और मैं उस 100 रुपीज की चीज को मार्केट के अंदर कितने में सेल करती थी, 150 में। तो मुझे प्रॉफिट कितना होता था, 50 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता था। ठीक है, ये एक तरह से मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो मैंने मान लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 200 की हो गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी हमारे पास, 200 की हो गई। और मेरे जो मार्केट में प्राइस है, एसपी क्या यहाँ पे प्राइसेस है ना, मार्केट प्राइसेस। ठीक है, मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हुआ, बट वो 170 हुआ सिर्फ। अब मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपीज का। तो अब क्या होगा, ऑल्दो मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ गए, हमारे पास 150 से 170 हो गए हैं, लेकिन मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो अब क्या होगा, मेरी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा से इंक्रीज हो गई है ना, तो मैं सप्लाई को उतने से इंक्रीज नहीं करूंगी। ठीक है, रूल ये कहता है कि प्राइसेस के इंक्रीज होने पर, मार्केट प्राइसेस के इंक्रीज होने पर, यानी कि एसपी जब वो 150 से 170 हुआ, प्राइसेस इंक्रीज करने पे आप अपनी सप्लाई इंक्रीज करते हो। प्रोड्यूसर ज्यादा पे ज्यादा सेल करना चाहता है, लेकिन प्रोड्यूसर इस बार ऐसा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा से बढ़ गई है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो हमारे पास सप्लाई क्या होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक। कि प्राइसेस के ज्यादा चेंज होने से हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कम से चेंज हुई है। प्राइसेस में चेंज हुआ है, हमारे पास 20 रुपीज से बढ़े हैं, लेकिन हम लोग अपनी क्वांटिटी सप्लाई को उतने से नहीं बढ़ाएंगे। हम लोग वेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब कम होगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पहले उसको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा था, बाद में नहीं मिल रहा था ना। ठीक है, तो प्राइसेस के ज्यादा चेंज होने से हम अपनी सप्लाई को इतने से नहीं बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। क्योंकि अगर हमने सप्लाई बढ़ाई तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही उसका उसका रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, कि जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो प्रॉफिट ज्यादा। जब प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वो सप्लाई ज्यादा करना प्रेफर करता है, चाहे प्राइसेस में चेंज हो चाहे या ना हो, कम हो। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छी होती है तो हमारे पास प्रॉफिट अच्छा होता है। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना। सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट का प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस हमारे पास, सॉरी डिक्रीज है, जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारे पास बढ़ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कम, प्रॉफिट ज्यादा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी सप्लाई को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये ज्यादा से चेंज कर देगा अपनी क्वांटिटी सप्लाई को, ऑल्दो प्राइसेस में चाहे चेंज हो या ना हो। तो हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिक्रीज होने से सप्लाई क्या होती है हमारे पास, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। ठीक है, कि प्राइसेस में कम चेंज था, क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है, हमारी लागत कम हो गई है। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इन शॉर्ट टाइम पीरियड सप्लाई इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। सप्लाई क्या होती है हमारे पास, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीवी बनाने की फर्म है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, टीवी के प्राइसेस मार्केट के अंदर अच्छे हो गए हैं। ठीक है, टीवी के प्राइसेस मार्केट के अंदर बढ़ गए हैं, तो आप क्या सोचोगे, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो। तो क्या आप एकदम से इंक्रीज कर पाओगे, क्योंकि टीवी को बनाने में एक टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, तो यानी कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो गया, आप अपनी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हो, बट एकदम से आप प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज को बनाने में हमको टाइम लगता है। तो हम लोग कहते हैं
कि जब शॉर्ट पीरियड में, तो हम लोग यही कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को इंक्रीज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए शॉर्ट पीरियड के अंदर सप्लाई क्या होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, कि प्राइसेस में चेंज ज्यादा भी हो जाए बट हम क्वांटिटी सप्लाई इतने से इंक्रीज नहीं कर सकते, ज्यादा से इंक्रीज नहीं कर सकते, नो चेंज वाला केस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब लॉन्ग पीरियड हो जाएगा, ठीक है, काफी टाइम हो जाएगा, अब अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर प्राइसेस में चेंज हुए हैं, फेवर में हुए हैं कि प्राइसेस बढ़े हैं, तो आप अपनी सप्लाई को बढ़ा लोगे, प्राइसेस कम हुए हैं तो अपनी सप्लाई को कम कर लोगे। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर आप अपनी प्रोडक्शन को बैलेंस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट शॉर्ट पीरियड के अंदर एकदम से प्रोडक्शन करना प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल हो जाता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फाइन, आई होप कि समझ में आ गए होंगे ये सारे एग्जाम्पल्स आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इससे ये एमसीक्यू बनते हैं और इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे मैंने बताया ना, पेरिशेबल गुड्स की इलास्टिसिटी कैसे होती है, एग्जाम्पल प्रोड्यूस मतलब एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेते हैं कि पेरिशेबल गुड्स के लिए क्या होगी हमारे पास इलास्टिसिटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो इलास्टिसिटी क्या होगी, तो ऐसे ही आएंगे हमारे पास पेपर में क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से समझना, नोट्स बनाना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।